ये रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। मैं इसको एलएमएस पे आपको इसका लिंक दे दूंगा, यूट्यूब पे इसको अपलोड कर दूंगा एज यूजुअल, हमारी जो प्रैक्टिस है। और मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने ये लिंक आपके लिए शेयर किया है, दिस इज टाइप ऑफ द सर्किट्स। इसमें एमसीबी क्या चीज़ है, एमसीसीबी क्या है। एमसीबी इज मिनिचराइज्ड सर्किट ब्रेकर, ये इसकी शक्ल होती है, ये वाला। और ये जो है ये एमसीसीबी होता है। तो इसके अंदर एमसीबी में और एमसीसीबी में क्या फ़र्क है? फ्रॉम फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू दे बोथ आर सेम। ये नॉर्मली आमतौर पे अवेलेबल होता है सिंगल पोल में, और ये आपके पास अवेलेबल होते हैं फॉर सिंगल फेज ऑल्सो होता है, और फिर थ्री फेज के लिए भी होता है। तो अगर ये थ्री फेज के लिए होगा तो ये 4 पॉइंट्स का हो, 4 पोल का होगा। और इसके फ़र्क जो है, इसकी सिर्फ कंस्ट्रक्शन में फ़र्क है, इसकी शक्ल में फ़र्क है। और मिनिचराइज्ड मीन्स, मिनिचराइज सर्किट ब्रेकर मीन्स एमसीबी। और ये इसके एमसीबी है मिनिचराइज्ड, यानी नॉट मिनिचराइज्ड, इट इज़ मिनिचर सर्किट ब्रेकर। तो मिनिचर सर्किट ब्रेकर में जो ट्रिप करने के जो तरीके होते हैं, ये दो तरीके से ट्रिप करता है ये वाला सर्किट ब्रेकर, और वो भी दो तरीके से ही करता है। इसके अंदर भी दोनों तरीके होते होंगे ट्रिप करने के। तो वो इसको कहते हैं मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो ये एक ही केस के अंदर जो है पूरा सर्किट ब्रेकर अवेलेबल होता है, या तो 2 पोल का होगा या फिर 4 पोल का होगा। ये 2 पोल का मतलब है सिंगल फेज, न्यूट्रल और फेज दोनों इसमें से गुजर के जाएंगे। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन की जो शक्ल है ना, ये इसके नाम से इसके जो है फर्क हो रहे हैं। और अगर कोई इसका माइनर सा फर्क और भी फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी होगा, तो वो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा। सो इसको ऑफ करने के 3 तरीके होते हैं, बल्कि इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ करने के 3 तरीके होते हैं। अच्छा, वो मैं बाद में बताता हूँ, फिर मैं आपको आगे बता दूं कि और क्या चीज़ है क्लास में। दिस इज ईएलसीबी, इट इज अगेन अ सर्किट ब्रेकर, लेकिन इसका पर्पस वो नहीं है जो कि एमसीबी और एमसीसीबी का है। इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्पस। ये उस वाले काम के लिए जो है ना इस्तेमाल हो भी नहीं सकता है गैस। इसके अंदर वो मैकेनिज्म ही नहीं है कि अगर आप ये एक ईएलसीबी लगा लें तो आपका जो है एमसीबी का काम हो जाए या एमसीसीबी का काम हो जाए, ये नहीं हो सकता। इसका पर्पस बिल्कुल अलग है, और इसका पर्पस है कि ये डिटेक्ट करता है लीक। और लीक का मतलब क्या होता है कि अगर कोई करंट आपका अर्थ में से गुजर रहा है, तो ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है? इसका इस्तेमाल हो सकता है फॉर सेफ्टी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर वो कुछ स्टूडेंट्स वेटिंग रूम में है सर। एक था उन्हें ऐड कर दिया है आई गेस। सर मोबीना थी आई थिंक, देखें। देखें, रेज हैंड्स हैं और लोअर कर दिया। और मेरे ख्याल से तो कोई, हाँ, समवन वांट्स टू ज्वाइन इन, उसामा यूसुफ। अच्छा, चलें इसी तरीके से, अगर कोई और भी आ जाए, मेरी तवज्जो ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि पहले आज हम क्लास डिस्कस कर रहे थे। ये राउल ईशान आ गए। अच्छा, तो ईएलसीबी का जो पर्पस है वो डिफरेंट है। तो ये आज ईएलसीबी भी है इस लेक्चर में, और आज ये जो है एलसीसीबी रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी है। तो ये और ये ईएलसीबी दोनों का पर्पस एग्जैक्टली सेम है, लेकिन इनके फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा सा फर्क है। और ये कहाँ से आएगा? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम जी भाई, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम जो क्लास में एक्स्ट्रा मटेरियल डिस्कस कर रहे होते हैं, वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लैब भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अरे इससे पहले इसके अलावा बातें भी करनी है आप लोगों से, अबाउट द कोर्स और अबाउट योर असाइनमेंट्स, और पीएलसी के डायग्राम, जो लास्ट हमारी क्लास थी, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लास थी, एंड इट विल जस्ट गिव यू अ वेरी वेरी हेड स्टार्ट इन द पीएलसी प्रोग्रामिंग। तो उसके बारे में भी आप लोगों से फीडबैक लेना है। लेकिन पहले मैं अपना लेक्चर कंडक्ट कर लूँ, ताकि आप लोगों को लेक्चर से भी कोई सवाल हो तो आप मुझे उसी क्वेश्चन आंसर सेशन में, बातों के दरमियान, हम जब बातें करना शुरू करेंगे, तो वो इसके बारे में भी आप पूछ सकें इस वक्त सवालात। अच्छा, चलें, अब मैं आपको भी बता दूं कि ये सर्किट ब्रेकर जो होता है एमसीबी कहलाता है। और ये बड़ा मेजर, जो आपने हमेशा देखा होगा, अपने डीवी को देखें देखें अपने, जो आपका घर है, आपके कमरे में जहाँ पे पावर सप्लाई इन हो रही है, वहाँ पे ये इस तरह के बहुत सारे लगे हुए होंगे। और बहुत सारे का मतलब है कि जितने आपके कमरे होंगे इतने लगे हुए होंगे।
और हो सकता है कि कुछ कमरों को जो है एक पे भी डाला हुआ हो। तो हो सकता है कि आपके जितने कमरे हैं उतने ना हो, या जितने कमरे हैं उससे भी ज़्यादा हो, कि भाई पार्किंग का अलग है, सहन का अलग है, और किचन का अलग है, और गैलरीज का अलग है, कॉरिडोर्स का अलग है, इस तरह भी हो सकते हैं। तो इट जस्ट डिपेंड्स, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हर हर घर में होता है, और उसके अंदर ये सर्किट ब्रेकर्स डिफरेंट लगे हुए होते हैं। तो ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये तीन तरीके से स्विच करता है, यानी ट्रिप करता है। और इसका पर्पस तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इसका पर्पस सिर्फ यूज है ताकि ओवरलोड ना हो सके कोई भी। तो तीन तरीके कौन कौन से हैं इसके अंदर ट्रिप करने के? एक तो ये कि आप लीवर से इसको गिरा दें, तो ये जब लीवर नीचे आएगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ये एक कनेक्शन होगा, एक इन होगा, एक आउट होगा इसके अंदर। अच्छा, इसकी जो है पोलैरिटी नहीं होती, आप कहीं से भी इन कर सकें, कहीं से भी आउट कर सकते हैं। बट नॉर्मली ये कन्वेंशन होती है कि, याद नहीं है मुझे कहाँ से, आमतौर पर इलेक्ट्रिशियंस को मालूम होता है। राहुल ये बताओ कि नीचे से इन होता है, आउट ऊपर से आउट होता है, ऊपर से इन होता है आमतौर पे? कुछ पता है? एक कन्वेंशन होती है, इलेक्ट्रिशियंस आमतौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं, इस कन्वेंशन को। और वो नॉर्मली नीचे से आए गैस के जो है इन करते हैं, और ऊपर से आउट होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है वैसे, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। ओके। अच्छा, तीन तरीके मैंने आपको बताया कि इसमें तीन तरीके से जो है ना ये ट्रिप हो सकता है। एक तो इसका लीवर को आप गिरा दें तो ये ट्रिप हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है, ये तो मैनुअल हो गया ना। वन इज मैनुअल थ्रू द ऑपरेटिंग नॉब, इसको लीवर को जो है उन्होंने नॉब का है। अच्छा, दूसरा जो तरीका है ना, वो इसके अंदर थर्मल ब्रेकडाउन, थर्मल ट्रिप होता है। और उसके अंदर बायोमेटालिक स्ट्रिप जो कि नॉर्मली आपके प्रेसिंग आयरन में होती है, वही वाला मैकेनिज्म इसके अंदर भी हो रहा होता है। और इसके ट्रिप में, और दूसरा जो ट्रिप है ओवर शॉर्ट सर्किट कंडीशन जो डिटेक्ट करने के लिए। और ये शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि मतलब बहुत ह्यूज करंट एक साथ गुजर जाए। और ह्यूज करंट इज जस्ट ऑलवेज कंपेयर रिलेटिव टर्म कि व्हाट इज ह्यूज एंड व्हाट इज नॉट ह्यूज। तो अगर आपका 10 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है ना, तो 20 एम्पियर इज जस्ट लाइक अ वेरी वेरी हाई करंट फॉर इट। और अगर आपका जो है 100 एम्पियर का सर्किट ब्रेकर है, तो 20 एम्पियर तो डायरेक्टली जाहिर सी बात है कि वो उसकी ऑपरेटिंग रेंज में है। तो 100 एम्पियर का फ्यूज अगर सर्किट ब्रेकर है तो 150 और 120, एनीथिंग देन ग्रेटर देन 110 और 120 इज जस्ट इनफ फॉर ट्रिपिंग दिस सर्किट। तो इसके अंदर ये जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन को डिटेक्ट करता है ना, यानी इसकी रेटिंग से बहुत ज्यादा करंट, तो ये डिटेक्ट करता है, ये करता है थ्रू इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लंजर। ये जो प्लंजर है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है। जैसे रिले चलती है ना, आमतौर पे आपने आपने कॉन्ट्रैक्टर देखा है, जब सप्लाई देते हैं तो क्या होता है कि वो जो है ऑन हो जाता है, वो खिंच जाती है, बड़ी तेज सी आवाज आती है। रिले में हल्की सी आवाज आती है, लेकिन मैकेनिज्म सेम होता है दोनों का। यही वाला मैकेनिज्म यहाँ पर है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर है कोई, वो करंट को सेंस कर रहा है। और जहां पर वो करंट उसकी सर्टेन करंट की जो रेटिंग है उससे ज्यादा एक्सीड करता है, तो ये इसको वो ट्रिप करा देता है। अब इसका जो कंट्रोल है ना, वो इतना ज्यादा प्रिसाइज नहीं हो सकता। तो कि भाई आपने 100 एम्पियर का फ्यूज करंट सर्किट ब्रेकर लगाया है, तो 100 एम्पियर पॉइंट वन गुजरा तो वो ट्रिप हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको अच्छा खासा करंट चाहिए होगा फॉर ओवर करंट। तो अगर ये 105 110 एम्पियर का गुजरा है, तो ये इसको ट्रिप कर देगा। अच्छा, लेकिन लेट्स से कि आपका जो जो सर्किट ब्रेकर है वो करीब करीब ओवरलोडेड चल रहा है। चल तो रहा है, ट्रिप तो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रिप से तो नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो शॉर्ट सर्किट ह्यूज करंट का फर्क होता है, फिर जाके वो ट्रिप होता है। लेकिन 110 105 वगैरह लेट से है, और वो ओवर करंट हो रहा है, और आपकी चीज करंट ज्यादा ले रही है, तो यहाँ पे बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है। बायोमेटालिकल स्ट्रिप क्या करती है कि एक वक्त आता है कि ओवर करंट की वजह से इतनी ज्यादा हीटअप हो जाती है कि वो ट्रिप कर देती है। जैसे आपको प्रेसिंग आयरन ट्रिप हो जाती है एट सर्टेन सेटिंग जो होती है। आपने कौन सी किस्म का मीटिंग चल भी रही है कि नहीं? यू देयर? हाँ, चले चल तो रही है। जी सर। जी जी, चल रही है। अच्छा, वो मैं फुल स्क्रीन कर दूं? मेरे ख्याल से ये जो है ना, इस पर फुल स्क्रीन पे नहीं चल रही है। ये फुल स्क्रीन कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ थे हम लोग? फुल स्क्रीन करने के बाद तो मेरी स्क्रीन ही गायब हो गई, कहाँ था?
इससे ये आ जाता है। अच्छा, कहाँ गया हूँ? अपनी स्क्रीन कहाँ गई? अच्छा, तो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है, ये ट्रिप करने का एक तरीका है। ये बात हो गई। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, इसको हम कहते हैं, ये बड़ा होता है नॉर्मली और हाई रेटिंग्स में अवेलेबल होता है, और इसके 2 पोल होते हैं या 4 पोल होते हैं, सिंगल फेज या डबल फेज के हिसाब से। ये बात भी हो गई। और इसकी शक्ल का फर्क है, बाकी ये हाई रेटिंग्स में अवेलेबल होता है, बस ये फर्क है इसका। अच्छा, आमतौर पे इसको मेन स्विच के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर भी ट्रिप करने की सलाहियत होती है। अगर सिर्फ सिंपल स्विच होगा तो वो ट्रिप नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर थर्मल और इसके अंदर इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सारा मैकेनिज्म्स मौजूद होते हैं, तो ये भी ट्रिप करता है, फ्यूज के तौर पे काम करता है। डेफिनेटली दिस इज अ सर्किट ब्रेकर। अच्छा, ये जो है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, इसके अंदर ये ईएलसीबी कहलाता है। इसका मैकेनिज्म ये है कि अगर लेट से कि आपने इसके इन किया है, इसको, इसमें न्यूट्रल जरूरी है। इसके अंदर देखें, अगर आप न्यूट्रल डाल देते हैं तो सही है, ना डालें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूट्रल पे आमतौर पे ओवर करंट नहीं होता। इसके अंदर तो न्यूट्रल का ऑप्शन ही नहीं है, जब तक आपने दूसरा सर्किट ब्रेकर नहीं लगाया। आमतौर पे इसमें न्यूट्रल को सर्किट ब्रेकर से नहीं गुजारते, डायरेक्ट न्यूट्रल सर्किट ब्रेकर के बगैर ही होता है। अच्छा, अब जो है ना, इसके अंदर न्यूट्रल जरूरी है। अगर आपका लेट से कि 1 एम्पियर का लोड है, कोई चीज चला रहे हैं, 1 एम्पियर की, 2 एम्पियर की कोई बल्ब चला रहे हैं, तो जितना करंट इसमें से, इस वाले एक टर्मिनल में से, लेट से कि मैं कहता हूं कि ये फ्यूज का फेज का टर्मिनल है, तो जितना करंट इसमें से गुजरेगा, इतना ही करंट रिटर्न पाथ से न्यूट्रल से वापस भी जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है इसको ट्रिप कराने का, कि अगर ये रिटर्न करंट, एक्चुअल करंट जितना इन हुआ है इतना आउट नहीं हुआ, तो ये सर्किट ब्रेकर समझ जाएगा, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, कि भाई जो करंट था वो किसी और पाथ से भी गुजर रहा है। कोई और पाथ क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जस्ट टच द फेज वायर और आप जमीन पे खड़े हुए हैं, तो ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसको पता लग गया कि करंट जितना गया था उतना वापस नहीं लूप बैक नहीं हुआ है, करंट वापस नहीं आया इतना, तो ये करंट जो एक्सेस करंट है, ये इसको डिटेक्ट कर लेगा और ये ट्रिप हो जाएगा। इसका मतलब ये, दिस इज अ सेफ्टी डिवाइस, सेफ्टी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और अगर किसी बॉडी में भी कोई अर्थ, किसी अर्थ टर्मिनल में ये लीक हो रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर वॉशिंग मशीन आपकी मेटालिक होती है, और किसी वजह से क्या हुआ कि मोटर बॉडी के अंदर करंट आना शुरू हो गया, तो ये आप देखते हैं आमतौर पर इस तरह की कभी कभी चीज़ हो जाती है कि कोई मेटालिक अगर आपका अप्लायंस हो, तो आप इसकी बॉडी को भी टच करते हैं तो आपको एक हल्की सी सेंसेशन फील होती है, और अच्छा सा एक हल्का सा करंट भी लगता है। वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप उसको बर्दाश्त ना कर सके, लेकिन बहरहाल एक सेंसेशन होती है उसके अंदर, कभी कभी तेज भी होता है। तो फॉर एग्जांपल, मेरे घर पे एक स्टोव है और हॉब है, कुकिंग हॉब, चूल्हे टाइप का। उसके अंदर 220 लगती है डायरेक्ट, और उसके अंदर जो उसका जो स्पार्क जनरेशन है और जो जलता है, वो बटन दबाने से जलता है। तो होता यह है कि जब उस चूल्हे को धोते हैं ना, तो करंट मारना शुरू कर देता है वो। फिर क्या करते हैं भाई, वो 220 को निकाल देते हैं हम, और फिर 2-4 दिन जो है इसको सूखने देते हैं, अंदर से जो पानी वानी निकला हुआ हो, कहीं पर लीक करने का पाथ बन गया है, तो फिर उसके बाद जो है हम उसके स्पार्क को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और फिर हम लाइटर इस्तेमाल करते हैं एक्सटर्नल, या माचिस इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है कि वो एक किसी उसका जो बॉडी है, मेन बॉडी, उधर से कोई पाथ बन गया गीला होने की वजह से, और उस मॉइस्चर की वजह से जो अंदर पानी अंदर चला गया, उसकी वजह से वो बॉडी में अंदर करंट लीक करना शुरू कर दिया, तो वो बॉडी ने स्पार्क देना शुरू कर दिया। तो अगर ये बीच में लगा हुआ होगा, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर स्पार्क आने से पहले ही, वो स्पार्क नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ शॉक, शॉक कह रहा हूँ, सॉरी, शॉक, शॉक की वजह से ये सर्किट को आपको ब्रेक कर देगा, कि बॉडी में पाथ, जो 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 करंट इधर से जा रहा है, वो इस तरह से रिटर्न नहीं हो रहा। दिस इज कॉल्ड ईएलसीबी। अब ईएलसीबी जो है सर्किट ब्रेकर, इसमें एक टाइप है, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट करंट सर्किट ब्रेकर। अब दोनों का पर्पज सेम है, बस इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है वो फर्क है। सही है। तो दिस इज मैकेनिज्म है,
और ये मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ है कि इसके क्या क्या डिटेल्स हैं। और इसका एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी मैंने आपको दी हुई है जिसमें उसने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हुआ है। काइंड ऑफ लाइक परफॉर्मेंस, आपकी लैब परफॉर्मेंस हो गई। चलो, ये तो लैब परफॉर्मेंस में हमारा जो है लैब 8 का टॉपिक नहीं है ये। अच्छा, यहाँ पे ये जो बटन है ना, ये ट्रिप, ये चेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये बटन दबाते हैं तो ये टेस्टिंग के तौर पे कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये एक पुश बटन होता है। नॉर्मल ऑपरेशन में आप इसको नहीं दबाएंगे, लेकिन कभी कभी टेस्टिंग के लिए आप इसको दबा के देखेंगे कि सर्किट बिल्कुल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये क्या करेगा कि ये अंदर से जो है ना, इस सर्किट ब्रेकर के अंदर कोई लीक क्रिएट करेगा, और उस लीक से ये ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दिस इज कॉल्ड अ टेस्ट बटन। इसके ऊपर भी टेस्ट बटन है और इसके अंदर भी टेस्ट बटन है। ये वाला जो बटन है, ये ब्लैक कलर का, दिस इज अ टेस्ट बटन। और जो ऊपर के जो सर्किट्स हैं इसके अंदर कोई टेस्ट, ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं इसके अंदर कोई सर्किट टेस्ट ब्रेकर नहीं होता। अच्छा, चलिए मैं अगली बात करता हूँ अब। ये जो है प्लग, ये तो दिखाई नहीं, डबल क्लिक किया, इसको मैं करता हूँ ओपन विथ, हाँ फोटोज कर लेते हैं। हाँ, फोटोज के साथ खुल गया, नजर आ रहा है। जी सर। ये प्लग है। अभी मुझे बताया, ये प्लग जो स्लॉटेड होता है यहाँ से कट होता है आमतौर पे। सारे प्लग्स तो आजकल नहीं कट होते हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है एक ज़माने तक कि ये कट प्लग से बीच में से स्लॉटेड होते हैं। ये क्यों, इसमें से ये कट क्यों होता है? ये कट इसलिए होता है कि ये स्प्रिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। और क्या होता है कि आप जब इसको इंसर्ट करते हैं तो ये सही तरीके से जाके जैम हो जाते हैं अंदर प्लग में, और लूजिंग नहीं होती है। तो दिस इज वन थिंग जो आज को मैं आपको बताना चाह रहा था, मुझे अच्छी लगी थी। और आई जस्ट फाउंड इट, जब मैं सर्चिंग कर रहा था अपने मटेरियल की, तो मुझे ये पहली बार यहाँ पे चीज़ नज़र आई। अच्छा, तो ये बात तो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब मैं आपको लैब दिखाता हूँ आज की। लैब 8 मैंने वहाँ पे तो अपलोड कर ही हुई दी है, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। लैब 8, लैब 8 इज अबाउट डिजिटल एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, ये आपके आपके हर जगह पे अब डिजिटल एनर्जी एनर्जी मीटर्स आ गए हैं। हमारे घरों पे, ऑफिसेज में ये इसकी शक्ल आमतौर पे ये होती है। पुराने ज़माने में जो एनर्जी मीटर्स होते थे, वो क्या करते थे कि वो एनालॉग टाइप के होते थे, और उसके अंदर से उनमें कॉइल होती थी सर। जिसमें कॉइल होती थी। और अब इसके अंदर सेंसिंग सर्किट्स होते हैं, सेंसिंग सेंसर्स होते हैं, जो इस एनर्जी मीटर को, और फिर इसका जो इंटरफेस है सामने, ये डिजिटल में दिखाते हैं ना। तो इसलिए ये एनर्जी, और इसके बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और बहुत तो इसके अंदर कैपेबिलिटीज आ गई हैं, जो दैट आई विल जस्ट डिस्कस। अच्छा, इधर तो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक चीज़ होती है पावर। अच्छा, ये लगता कैसे है, पहले तो हम ये कनेक्शन देख लें। ये दो इन होते हैं और दो आउट होते हैं, और फिर ये जो जहाँ पे आपके, जहाँ पर भी आपने कोई पावर इस्तेमाल करनी है, तो वहाँ पे एक स्विच के तौर पे ये बीच में एक स्विच लगा दिया या सर्किट ब्रेकर लगा दिया है, और ये आउट हो जाता है। इसका मतलब है कि दोनों तार इन होंगे और दोनों तार आउट होंगे, और ये बीच में सीरीज में आएगा आपका पावर मीटर, चाहे वो नॉर्मल वाला पुराना हो या नया हो। अच्छा, तो पहले ज़माने में जो मीटर्स होते थे ना, कॉइल वाले, जिसके अंदर वो डायल घूमता था और वो चीज़, डिस्क घूमती हुई नज़र आती थी, उसके अंदर जो है ना वो कुछ टेम्पर भी हो जाता था, और लोग उसके अंदर जो है ना बिजली चोरी करने के लिए मीटर्स के अंदर कुछ काम कर देते थे, जिसकी वजह से आपकी बिल कम आता था। अब अगर आप मीटर को टेम्पर करते हैं ना, तो वो सील लगा के जाते हैं। सील लगा के जाते हैं कि अगर मीटर आप खोलेंगे तो अ, वो सील तोड़नी पड़ेगी, और सील टूट गई तो वो बिजली वाले आएंगे, मीटर रीडिंग करने वाला, और वो उसको पकड़ लेगा। तो लोग ये करते थे कि मीटर को छेड़े बगैर ऊपर से सिर्फ टर्मिनल से क्या करते थे कि एक फेज वायर इस्तेमाल करते थे, और न्यूट्रल मीटर से इस्तेमाल ही नहीं करते थे। मीटर का न्यूट्रल जो आ रहा था उसको इस्तेमाल करना छोड़ दिया। बस पंखे के ऊपर एक कुंडा बांधा, या अर्थ में कनेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है तो अर्थ के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर देते थे। इससे वो वाले वो मीटर नहीं चलते थे या स्लो हो जाते थे। मुझे नहीं पता ये सर सही तरीका है। इसको वो न्यूट्रल के साथ अर्थ मिला देते थे ना, केसी के। नहीं, न्यूट्रल के साथ अर्थ तो वो पहले ही मिला हुआ होता है, वो सिर्फ अर्थ न्यूट्रल को खाली छोड़ देते थे।
नहीं सर, तो वो घर वाले न्यूट्रल यूज ही नहीं करते थे ना केसी हाँ, का। नहीं नहीं करते थे ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, खाली छोड़ देते थे ना उसको। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि केसी वाला न्यूट्रल नहीं इस्तेमाल करते थे, अर्थ इस्तेमाल कर लेते थे। और अर्थ जो है वो आपका नॉर्मल अर्थ जो है, यू कैन जस्ट क्रिएट अर्थ एनीवेयर। तो अब ये चीज़ें जो है ना आमतौर पर टीचर्स को पता होती नहीं है। तो क्योंकि टीचर जो है किताब में पढ़ रहा होता है, और मुझे भी कोई इतनी ज़्यादा हाथ हैंड्स ऑन ये इस तरह का इलेक्ट्रिकल का इतना है नहीं कि मैंने मीटर्स की वायरिंग की हो, ये हैवी किस्म की। और लेकिन ये कि मैंने सुपरवाइज की हैं चीज़ें। तो मेरा जो जो इलेक्ट्रिशियन होता था ना, वो मुझे बताता था कि इस तरीके से चोरी होती है, कि वो अर्थ को, न्यूट्रल को छोड़ देते हैं और अर्थ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हो सकता है कि थोड़ी सी वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस आती हों, और वोल्टेज अप डाउन होते हों, कुछ ऐसा होता था शायद कुछ। लेकिन बहरहाल चीज़ें चलती थी। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। लेकिन ये नए मीटर जो है ना, ये इस तरह के टेम्पर नहीं होते हैं। अगर आप अर्थ इसका न्यूट्रल नहीं भी इस्तेमाल करेंगे फिर भी चलेगा ये। इसके अंदर कोई इस तरह की अरेंजमेंट की हुई है डिजिटली। उसकी कोई टेक्निकलिटीज होंगी जो कि अभी मैंने वर्कआउट, और इसको मैंने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है। अच्छा, एक और तरीका होता था उस डिस्क वाले मीटर्स को स्लो डाउन करने का या रोक देने का। वो करते क्या थे कि एक गर्म सुई लेते थे, और उसके सामने प्लास्टिक की बॉडी के अंदर वो जो डिस्क घूम रही होती थी ना, क्यों वो डिस्क घूमती थी तो वो इसका इसका डायल जो है उसके नंबर गिरते थे। वो उस जाके उस हल्के से होल्स के अंदर वो सुई जाके फंसा देते थे, तो वो डिस्क को रोक लेते थे। तो वो डिस्क घूमती नहीं थी, और वो मीटर टेम्पर हो जाता था, और आपकी रीडिंग रुक जाती थी। लेकिन ये सारी पुराने जमाने की बातें हैं। ये मैं सिर्फ ऐसे क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज अब जो है ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उस टाइप के मीटर हैं, और ना ये इन्फॉर्मेशन कोई हमारे कोर्स के हिसाब से रेलिवेंट है। लेकिन बहरहाल शायद रेलिवेंट तो है किसी ना किसी तरीके से। यू यू शुड हैव दिस नॉलेज। अच्छा, अब ये डिजिटल मीटर्स हो गए ना, तो ये कनेक्शन मैंने बता दिया आपको। और हाँ, ये डिजिटल मीटर जो एनर्जी जो मेजर करते हैं, तो एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल्स है। लेकिन इलेक्ट्रिकल टर्म्स के अंदर वी डोंट यूज जूल्स एज ए यूनिट ऑफ एनर्जी। हम इस्तेमाल करते हैं किलोवाट आवर। अब किलोवाट क्या चीज़ है और किलोवाट आवर क्या चीज़ है, वो मैं आपको बताऊं। किलोवाट बेसिक यूनिट तो वाट है। तो वाट इज द पावर, वी इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द करंट। ये पावर हो गई आपके पास, ये हो गया वाट, पी इज इक्वल टू वी आई। लेकिन अगर आप इसको थाउजेंड्स के अंदर टर्म्स में देख रहे हैं तो किलोवाट बड़ी क्वांटिटी होगी, बड़ा नंबर होगा, तो आप इसको किलोवाट्स में देखना शुरू कर देंगे। लेकिन किलोवाट इज स्टिल अ पावर, इट्स नॉट एनर्जी। ये पावर, लेट से कि आपकी जो है प्रेसिंग आयरन है वो 2000 वाट की है, तो 2000 वाट वो एवरी मोमेंट 2000 वाट कंज्यूम कर रही है। जब भी वो ऑन है, इसकी लाइट ऑन है, तो वो 2000 वाट है या 1000 वाट है, वो कंज्यूम कर रही है। 220 वोल्ट हो गया, तो हम समझ लेते हैं 220 वोल्ट नहीं है, 200 वोल्ट है, वोल्ट वी से। तो अगर वो 1000 वाट की है तो वो 5 एम्पेयर लेगी, 200 वोल्ट, और 1000 वाट है तो 5 एम्पेयर लेगी वो, तो वाट हो जाएंगे 1000। तो वो हर मोमेंट पे 1000 वाट ले रही है। लेकिन अगर वो चलती रही 1 घंटे तक, तो दैट विल बिकम 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर है ना, P इज इक्वल टू वी आई, इट्स जस्ट अ रेट ऑफ स्पेंडिंग योर एनर्जी, एंड द टोटल एनर्जी यू कंज्यूम इज द रेट ऑफ एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द टाइम। तो टाइम जो होता है वो नॉर्मली इन आवर्स होता है। एमकेएस यूनिट में, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जो एसआई यूनिट्स हैं हमारे, एसआई यूनिट्स में है मास, किलोग्राम, क्या होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इस एमकेएस सिस्टम के अंदर जो यूनिट है टाइम का, सेकंड है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी में हम इसको आवर में इस्तेमाल करते हैं। तो 1 घंटे तक अगर आपने एक प्रेसिंग आयरन इस्तेमाल किया तो दैट विल कंज्यूम 1 यूनिट ऑफ पावर। 1 किलोवाट आवर इज 1000 वाट्स इस्तेमाल हुआ फॉर यूज्ड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर, दैट विल बिकम जस्ट 1 यूनिट। जो आपको 1 यूनिट होता है ना, वो 1 किलोवाट आवर होता है। उसके जो चार्जेस होते हैं कि इलेक्ट्रिक जो भी चार्ज करता है आपको 10-15 रुपए, जिसके कमर्शियल प्राइसेस अलग होते हैं, और नॉर्मल जो रेजिडेंशियल यूज होता है वो अलग, उसके पैसे अलग होते हैं। एक्सक्यूज सर। जी। सर मीटर 1 घंटे तक मतलब रिवॉल्व करता रहे
तो फिर मतलब 1 यूनिट होगा या जी फिर 1 एक यूनिट दो होगा। एक घंटे एक तक दो एक घंटे एक घंटे तक इस्त्री चलते रहेगा तो 1 यूनिट होगा। अच्छा सही। एक घंटे से 1000 वॉट की इस्त्री 1 घंटे तक चले तो 1 यूनिट कंज्यूम होगा। और इसका मतलब है कि अगर आपने 1 घंटे में 5 कपड़े इस्त्री किए हैं तो आपके 5 कपड़ों की जो कॉस्ट होगी वो 15 रुपये होगी। ठीक सही है, सर। तो ये बात हो गई। अच्छा, अब ये कनेक्शन हो गए हैं। कनेक्ट द एनर्जी मीटर विद द मेन सप्लाई के कनेक्शन दिए हुए हैं। आप लोग अगर रियल में होते तो हम इसका अपने ट्रेनर पे इसको कनेक्ट कर लेंगे, और जब आप लोग आएंगे तो याद रखिएगा हमें ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होगा। कोई एक आध ग्रुप कर लेगा, सब देख लेंगे। तो ये जो है आपको एक एक्टिविटी दी है कि आप अपने घर पे ये भी चीज़ें अपनी लैब में कनेक्ट करके देखें। लोड बल्ब, तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है। ये जो मेजर कर रहे हैं ना लोड, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। तो ये कितनी पावर इस वक्त बल्ब ले रहा है। तो अगर 2 बल्ब सीरीज में लगा लें तो कितना ले रहा है। तीन, अगर 2 बल्ब्स को आप पैरेलल में लगा लें तो कितना ले रहा है। ट्यूबलाइट ले रहा है तो कितना ले रहा है। फैन कितना ले रहा है। तो ये लैब आप कंडक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा खासा कि ये बल्ब कितना कैम्पियर लेते हैं और कितनी पावर लेते हैं। अगर वाट मीटर लगाएंगे तो डायरेक्ट वाट दे देगा, और अगर वाट मीटर ना लगाएं, करंट मीटर लगाएं। करंट मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, एसी में भी और डीसी में भी। और एसी में फ्लैम मीटर भी इस्तेमाल हो जाता है, ज़रा इजी होता है वो। और हमारे पास एसी में एम्पियर मीटर्स अवेलेबल होते हैं, क्लैम्प मीटर्स, तो हम क्लैम्प मीटर ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छे खासे प्रिसाइज होते हैं वो। तो सेफ्टी भी होती है 220 है ना। तो उसको बहुत सारी जगहों पर तो आप लैब में तो ब्रेक कर सकते हैं पास सीरीज में लगाने के लिए करंट को, मीटर को, करंट मीटर को। लेकिन आपको अगर लेट से कि कहीं पे आपने वायरिंग की हुई है डीबी में, तो डीबी के अंदर तो इतने मोटे मोटे कनेक्शन होते हैं, वो दैट इज नॉट इजी फॉर टू जस्ट ब्रेक। अगर ब्रेक करेंगे तो लोड भी ब्रेक हो जाएगा। तो उधर क्लैम्प मीटर के अलावा कोई और चारा ही नहीं होता। और आमतौर पे क्लैम्प मीटर, टेक्निकली स्पीकिंग, तो हम सीरीज में मीटर भी लगा सकते हैं, लेकिन फिजिकली जो है ना, कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी सीरीज मीटर लगाना इज नॉट इजी फॉर इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज, टिपिकल सिनेरियोज। अच्छा, अब ये आप अपने मीटर से जो है ना, आपके जो घर का मीटर है उसमें से ये चीज़ें आप देख लेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। नोट डाउन ऑल द 5 रीडिंग शोन बाय द एनर्जी मीटर इंस्टॉल्ड इन योर हाउस। तो ये वाला जो है आप चीज़ें आप भर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बातें अबाउट द पावर। देखें, डीसी में अगर आपने पावर कैलकुलेट करनी हो डीसी में, तो क्या होगा। डीसी इज कांस्टेंट वोल्टेजेस और कांस्टेंट करंट ही गुजरेगा। लेकिन एसी में अगर आपने पावर मेजर करनी है तो एसी की मैं शक्ल दिखाता हूं आपको। एसी की शक्ल साइन वेव होती है। सर ये वो रूट मीन स्क्वायर वाली चीज है। जी जी, रूट मीन स्क्वायर वाली चीज है एसी वेव शेप। अब ये सारे एसी हैं, लेकिन आमतौर पे जो हमारे पास इस्तेमाल हो रही होती है वो ये वाली शक्ल होती है। अब जब ये वाली शक्ल गुजरेगी किसी भी लोड में से, तो क्या होगा कि इसका जो करंट होगा उसकी शक्ल क्या होगी। उसकी भी शक्ल यही होगी अगर रेजिस्टर में से गुजर रहा है। ये देखें। अब अगर अगर ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पूरे कोर्स के अंदर जाना, आप अगर एक बार इसको समझ लेना तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू हेल्प यू फॉर द होल कोर्स, पूरा होल इंजीनियरिंग के अंदर आपको इसमें, क्योंकि बिकॉज यू आर इलेक्ट्रिकल आपका मेजर है। तो देखें, ये इसके अंदर से एक करंट है, ये रहा करंट। थोड़ा सा मैं इलाज करना चाह रहा हूँ लेकिन अभी जो है ना मेरे पास इसका कोई तरीका नहीं है। कॉपी, सेव इमेज एज कर लेते हैं, इसको इमेज सेव कर लेते हैं। जिस इमेज में सेव हो गया ये, यहाँ से इसको देख लेते हैं, शो इन फोल्डर। ये ये बड़ा हो जाएगा। नहीं, नहीं देखना भाई, छोड़ो।
क्लोज करंट टैब हमें नहीं देखना, इसमें नहीं देखना। ओपन विथ इंटरनेट फोटोज, तो फिर वो वाली तो उसी में चला जाएगा। पेंट खोल लेते हैं, चले भाई, पेंट में अच्छा लगता है। ओए, बड़ा नहीं हुआ। सर इसको फोटो से ओपन कर लें। फोटोज है? यस सर, सर ट्राई कर लें। सर डायरेक्ट ओपन करें ना इसको। नहीं चल रहा, सबको डायरेक्ट ओपन करूँ? नहीं चल रहा ना, वो एक्सप्लोरर में जा रहा है। कहाँ कहाँ खुल गया? चले, ये तो वही है ही, तस्वीर ही नहीं है। चले, यहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है। देखें, ये करंट है नीचे पर्पल में, और काइंड ऑफ ब्लू वेव शेप इज वोल्ट। अब जब ये वाला वोल्ट गुजरेगा ब्लू में, तो करंट भी इसके साथ बिल्कुल इन सिंक है। समझ आ रही है बात? तो जो रेजिस्टर पे पावर बनेगी ना, V इजिकल टू आई, तो हम समझते हैं कि वो पॉजिटिव की वजह से यहाँ बन गई। लेकिन ये जब दोनों नेगेटिव होंगे, तो व्हेन टू क्वांटिटीज आर नेगेटिव, तो आंसर इज पॉजिटिव, तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। तो रेजिस्टेंस में से कलर करंट एक डायरेक्शन, वोल्टेज एक डायरेक्शन में आए और या दूसरी डायरेक्शन में आए, करंट भी इसी तरीके से डायरेक्शन चेंज करेगा। रेजिस्टर में से नेगेटिव वोल्टेज गुजरेगा, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी नेगेटिव रिलेटिव टू द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन भी स्विच होगी, और यही बिल्कुल करंट की वेव शेप होगी। लेकिन करंट और वोल्टेज दोनों नेगेटिव है, तो पावर की जो वेव शेप होगी दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो ये पावर की वेव शेप होगी जो आपका पास कर्व आ रहा है इन ऑरेंज कलर। बात समझ में आ गई? ये तो बात हो गई फॉर अ रेजिस्टर, रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का तो ये बात हो गई। लेकिन क्या होगा, जैसे ये सर्किट, जैसे ये बिल्कुल टिपिकल से सर्किट बना हुआ है कि वोल्टेज है, करंट है, दोनों नेगेटिव में जा रहे हैं। जब ये AC स्विच करेगा, तो करंट भी स्विच कर जाएगा डायरेक्शन। करंट का फ्लो लेट से कि पॉजिटिव पॉजिटिव में यहाँ पर था, तो अब ये जो है एरो उल्टी डायरेक्शन में चले जाएगा हाफ साइकिल के लिए। लेकिन क्या होता है, क्या होता है कि अगर आपका जो लोड है वो रेजिस्टिव नहीं है, बल्कि क्या है, इंडक्टिव है, या फिर क्या है कि कैपेसिटिव लोड है। दो किस्म के लोड हो सकते हैं, तीन किस्म के लोड हो सकते हैं, रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। अब इंडक्टर और कैपेसिटर में क्या होता है, कहाँ गया, ये क्या हो गया, ओहो, सर वो हाँ उसको हाँ सही है। तो इंडक्टर में, कैपेसिटर में जो होता है, करंट लीड करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडिंग? एक्सक्यूज लीडिंग मी का सर। हाँ, सर वो स्टूडेंट्स को इन कर दें। अच्छा, कहाँ गई वो गूगल मीट की स्क्रीन? गूगल मीट ही नहीं आ रही है। ये रही, ओहो सॉरी। अच्छा चले, तो मैं आपको ये डिस्कस कर रहा था कि जब कैपेसिटर के अंदर से आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो ये शेप नहीं होती जो रजिस्टर की होती है। ये वाली जो शेप है, ये नहीं होती है। दे द करंट एंड द वोल्टेज आर नॉट कंप्लीटली इन सिंक। जो वर्ड होता है ना, उसको कहते हैं हम आउट ऑफ सिंक। तो इसका मतलब है कि अगर इसके अंदर से एक वोल्टेज है, ये वाला ऑरेंज वाला, तो जो करंट की वेव शेप है, ये क्या कर रही है, ये लैग कर रही है, थोड़ा सा डिलेड है।
और ये जो डिफरेंस है ना, इसको कहते हैं हम फेज डिफरेंस। अब ये बता रही है शक्ल कि अगर हम वोल्टेज को कंसीडर करें ऑरेंज और करंट को कंसीडर करें ब्लू, तो दिस इज काइंड ऑफ लैगिंग, द टू बर्ड्स आर लीडिंग एंड लैगिंग, दे आर नॉट इन सिंक। जब व्हेन दे आर नॉट इन सिंक, तो जब अब हम पावर निकालेंगे तो क्या होगा कि कुछ पोर्शन में तो ऐसा होगा, जैसे ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ब्लू, ऑरेंज भी नेगेटिव पॉजिटिव है और ब्लू भी पॉजिटिव है, तो यहां से लेकर यहां तक पावर पॉजिटिव आएगी। लेकिन इस वाले पोर्शन के अंदर देखें कि ब्लू नेगेटिव है और ऑरेंज पॉजिटिव है इस पॉइंट तक, तो जो आप पावर निकालेंगे तो पावर विल बी बेसिकली नेगेटिव। तो नेगेटिव पावर का क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसका मतलब है कि आपकी जो पावर है वो लोड से सोर्स में जा रही है। लोड कहां पर है? ये आपका लोड है, रेजिस्टर। यहाँ पे तो रेजिस्टर बना हुआ है, लेकिन आप इसको लोड कंसीडर करें, अब इसको आप रेजिस्टर ना कंसीडर करें, बिकॉज राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज दिस पर्टिकुलर वेव शेप। सो इफ सुनो दिस, सर। हाँ सॉरी बोलें। सर आपने कहा था कि वोल्टेज और करंट जो होगा उसकी पावर उलट होगी, मतलब अपोजिट साइड होगी। सर ये तो बिल्कुल सेम ही उस पे बन रहा है। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा था उलट होगी? मैंने अभी आपको जो पिछली शक्ल दिखाई थी ना, वो दिखाई थी ये वाली, ये वाली, कि वोल्टेज अगर ब्लू है और करंट ये है, तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई आएगा तो पावर पॉजिटिव आएगी। ये देखिए पावर को पर्पल लिखा हुआ है, ये पावर है। लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो भी तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये बात हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस सर वाले केस के अंदर जो है ना, ये रेजिस्टिव लोड नहीं है, ये पावर शेप, इस वाली देखें, इस वाली पावर शेप में और इस वाली पावर शेप में बहुत फर्क है। ये कंप्लीटली इन सिंक है, वोल्टेज एंड द करंट्स आर कंप्लीटली इन सिंक। लेकिन इस वाले केस के अंदर द वोल्टेजेस एंड द वोल्टेज, द ऑरेंज एंड द ब्लू आर नॉट इन सिंक। तो जो येलो आ रही है पावर, उसके अंदर पॉजिटिव भी है, इसके अंदर नेगेटिव भी है। तो जो नेगेटिव पावर होती है ना, दैट मीन्स द पावर इज ट्रांसफर इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द लोड टू द सोर्स। अब लोड क्या चीज है? ये लोड है, ये सोर्स है। तो दिस इज पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है, और जब हम कभी क्लास में नेक्स्ट कोर्स में मिलेंगे तो वी विल जस्ट बी डिस्कसिंग दिस थिंग इन डिटेल, बट राइट नाउ दिस इज फॉर इनफ फॉर राइट नाउ। तो हम आ जाते हैं दोबारा से इस वाले पोर्शन में। तो ये जो मीटर्स है ना, ये जो डिजिटल मीटर्स हैं, ये डिजिटल मीटर्स, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये पॉजिटिव पावर नहीं मेजर करके देते हैं, बल्कि नेगेटिव पावर भी मेजर करके देते हैं। तो आप अभी सिर्फ ये बात नोट कर लें इन योर माइंड्स कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर, थ्री टाइप्स ऑफ पावर। वन पावर इज कॉल्ड अपेरेंट पावर। वो अपेरेंट पावर क्या होती है? द वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द करंट, दैट्स इट। जो भी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो करंट वैल्यू से, आरएमएस की, करंट की आरएमएस वैल्यू से, एंड दैट यू गेट द अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर सिर्फ होती है V इंटू आई। लेकिन दूसरी जो पावर होती है, अगर रेजिस्टिव लोड होगा तो अपेरेंट पावर इज इक्वल टू ऑल द अदर पावर्स। नहीं, सॉरी नहीं, और अपेरेंट पावर इज इक्वल टू द सेकंड टाइप ऑफ द पावर, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पावर। उसके अंदर तीसरी टाइप की पावर होती ही नहीं है, और दैट थर्ड टाइप ऑफ पावर इज कॉल्ड द रिएक्टिव पावर। एक्टिव पावर, द रिएक्टिव पावर एंड द अपेरेंट पावर। तो ये रिएक्टिव पावर क्या चीज होती है? रिएक्टिव पावर ये वाली चीज होती है जिसके अंदर से the power is going in the negative direction. This part of the power is called reactive power. This part of the power is called active power. The orange part in the positive direction is called active power, and this part in the negative direction, the yellow part in the negative direction is called reactive power. तो ये जो मीटर्स हैं ये आपको तीनों किस्म की पावर मेजर करके देते हैं। अब देखें इसके अंदर जो है ना, रिएक्टिव पावर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव पोर्शन ही नहीं है। रेजिस्टर के केस में इसके अंदर कोई नेगेटिव पावर नहीं, इसका मतलब है कि इसमें रिएक्टिव पावर इज जीरो। सही है। तो ये जो मीटर्स होते हैं, अच्छा अब मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज द कोसाइन कॉस ऑफ द एंगल between
द करंट एंड द वोल्टेज। करंट यहाँ पे ऑरेंज है, ये जो है क्या कहते हैं, इसको ऑरेंज कहेंगे, और दूसरा ये जो है ये ब्लू है। तो ये थोड़ा सा जो लैग आ रहा है बीच में से, दिस थीटा इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। और इस थीटा का अगर आप कोसाइन ले लें तो दैट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। तो ये जो आपका मीटर है, डिजिटल मीटर, ये आपको पावर फैक्टर भी निकाल के देता है, एक्टिव पावर भी देता है, रिएक्टिव पावर भी देता है, और ये सारी चीजें डिजिटल मीटर आपको कर सकता है। अब ये जो रिएक्टिव पावर है ना, द यूटिलिटी कंपनी जस्ट डज नॉट लाइक दिस रिएक्टिव पावर। वो ये कहती है कि भाई आपके पास जो जो भी लोड है, इट शुड नॉट क्रिएट टू मच रिएक्टिव पावर। इससे जो है ना आपकी जो वायर्स हैं, ये वाले जो वायर्स हैं ऊपर, जो ट्रांसमिशन लाइन वायर्स, ये जो कि इलेक्ट्रिक के वायर्स होते हैं, इसके ऊपर एक नीडलेस लोड क्रिएट होता है रिएक्टिव पावर की वजह से। अब ये जो सारी चीज़ें ना, एट दिस स्टेज ऑफ योर लर्निंग इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट आई जस्ट वांट यू टू जस्ट नो द नेम्स। आ गई पावर, ये नहीं, कहाँ गई? सर स्टूडेंट्स ज्वाइन कर दें सर। गूगल की स्क्रीन तो मिले, मीट की स्क्रीन तो मिले, ये रही। चलो सही है। तो एट दिस स्टेज ऑफ योर लर्निंग it will be a very big ask from you to understand all this negative power or reactive power, but I just want you to tell that these meters are intelligent enough to give you the reading. अब क्या किया है, क्योंकि ये डिजिटल मीटर्स आ गए ना, तो ये रिएक्टिव पावर भी मेजर कर सकते हैं। और के इलेक्ट्रिक जस्ट डज नॉट लाइक रिएक्टिव पावर, कोई भी यूटिलिटी कंपनी लाइक नहीं करती है, बिकॉज इट जस्ट क्रिएट्स अ नीडलेस लोड ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। तो इंडस्ट्रियल सेटअप्स के अंदर वो लोग आपको फोर्स करते हैं कि आपकी रिएक्टिव पावर बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो वो एक पेनल्टी अप्लाई करते हैं फॉर द इंडस्ट्रीज। अब ये होम रेजिडेंशियल में ये अभी तक पेनल्टीज क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन अगर इस तरह का कोई सेटअप अगर है पेनल्टी वाला, तो इंडस्ट्रीज अब ज़्यादा फिक्रमंद हैं कि भाई हमें इतनी पेनल्टी पड़ेगी हमारी पावर कंजम्पशन पे, बिल्स में। तो फिर वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे जो लोड्स हैं उसका कुछ पावर फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि वो पेनल्टी अप्लाई ना हो। तो वो इसको मैनेज करते हैं। और इंडस्ट्रीज में जो ज़्यादातर लोड होता है वो इंडक्टिव टाइप का होता है। तो इंडक्टिव टाइप में क्या होता है कि करंट और वोल्टेज के अंदर रिलेशनशिप ये होती है कि इन इंडक्टर्स द वोल्टेज लीड्स एंड इन कैपेसिटर द करंट लीड्स। तो कहते ही हैं कि इंडस्ट्रियल सेटअप में वो लोग अपनी पूरी पावर उस पे लोड्स पे कैपेसिटर बैंक्स इंस्टॉल करवाते हैं, एंड दैट कैपेसिटर बैंक इज कॉल्ड पावर करेक्टिंग पावर बैंक्स, कैपेसिटर बैंक्स। तो बड़े बड़े जो है कैपेसिटर बैंक्स होते हैं, और वो इंडस्ट्रियल सेटअप्स में लगते हैं, जो उनके पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। और मैंने आपको बता दिया कि पावर फैक्टर क्या होता है, कि पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट। और रेजिस्टर के अंदर पावर फैक्टर 1 होता है। क्यों 1 होता है? इसलिए 1 होता है कि इसके अंदर एंगल 0 होता है, और एंगल 0 होगा तो कॉस का जीरो का कॉस क्या होता है? 1। और सबसे पुअर पावर फैक्टर जब कहलाएगा कि इन दोनों के दरमियान एंगल 90 का हो, क्योंकि कॉस ऑफ 90 इज 0। तो जो अच्छा पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, और सबसे जो बुरा पावर फैक्टर होता है दैट इज 0। कॉस ऑफ थीटा इज 0। तो इंडक्टिव का पावर फैक्टर 0 होता है, कैपेसिटर का पावर फैक्टर 0 होता है, और रेजिस्टर का पावर फैक्टर 1 होता है। लेकिन दुनिया के अंदर आमतौर पे ना कोई ऐसा लोड होता है, इंडस्ट्रियल लोड, द रियल लोड्स। आप कैपेसिटर लगा के तो पावर फैक्टर 0 ले सकते हैं, आप प्योर इंडक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो रियल लोड्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, जो मशीन्स होती हैं, वो एक ऐसा लोड होता है जिसके अंदर इंडक्टेंस भी होती है और उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होती है। तो दोनों किस्म की पावर जनरेट हो रही होती है, एक्टिव पावर भी कंज्यूम हो रही होती है, और इसी तरीके से रिएक्टिव पावर भी कंज्यूम हो रही होती है, या जनरेट हो रही होती है आपके लोड से।
तो मैंने आपको आज के पावर के टॉपिक के अंदर आपको एक्टिव पावर बताया, वेव शेप दिखाई फॉर रजिस्टर रजिस्टर के लिए, और वेव शेप दिखाई आपको मैंने फॉर नॉन प्योर, नॉट 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 प्योर, जो 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 लोड होता है आपका, जो जो कि प्योर रेजिस्टिव लोड नहीं होगा, तो वो इस तरीके का लोड होगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसको एंगल, इसको इसको जो है फेज डिफरेंस कहते हैं। इसका जब कॉस ले लेते हैं उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। द कॉस कोसाइन ऑफ द कॉस ऑफ द फेज डिफरेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर, कॉस थीटा। तो ये चीज़ें थी आज मेरे पास बताने के लिए, और अब हमारी जो है बातें शुरू होती हैं। और बातों के अंदर मुझे जो है वो टॉपिक है मेरे पास बातें करने का, वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में ये देखिएगा कि अभी जो असाइनमेंट्स की कंडीशंस किए हैं, ये मैंने असाइनमेंट दिया था आपको, ये वाला। इसके अंदर बहुत आसान सा असाइनमेंट था, लैचिंग रिले यूजिंग मोमेंट्री पुश बटन सिमुलेशन इन मल्टीसम सॉफ्टवेयर। ये भी जो है अभी तक 17 लोगों ने सबमिट करवाया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट अ वेरी वेरी नेगेटिव स्कोरिंग। मतलब ये कि ज़्यादा मतलब मार्क्स मिस हो जाएंगे आपके। ये इसमें एवोल्यूशन तो इसी पे होनी है, एक बात। दूसरी बात, जो असाइनमेंट 2 मैंने आपको दिया किट असेंबलिंग के लिए, इसमें देखें 17 लोगों ने सबमिट किया है, और कल मैं इसको लॉक कर दूंगा, और सारी बाकी सारी चीज़ें भी मैं लॉक कर दूंगा, बल्कि अभी लॉक करके जाऊंगा कल के लिए। कल 12 बजे लॉक हो जाए, आज लॉक हो जाएंगी, अभी इसको सेट कर दूंगा। असाइनमेंट 3 है हमारा, और उसके अंदर 28 लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, एक भी सबमिट नहीं है। और वेनेसडे 23, दैट इज दिस 23, द टुमारो। सर ये सर इसकी ये समझ नहीं आ रही सर सर। इसका सर वो वो खुल नहीं सॉफ्टवेयर रहा। डाउनलोड ही नहीं हो रहा सर। सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो रहा। वो उसके ऊपर कह रहे हैं कि करप्ट है। करप्ट कह रहा हूँ। नहीं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड तो हो रहा है, वो मेरे गूगल ड्राइव में है, मैंने सॉफ्टवेयर खुद डाला है अपने गूगल ड्राइव में, सर वो वहां से आप। गूगल ड्राइव नहीं खुली। वो कह रहे हैं कि मैलिशियस है, या फिर इसमें कुछ मतलब वो जो होता है ना नहीं नहीं, उसके ऊपर। मनीषा नहीं, आप इसको इसको इग्नोर करें और इंस्टॉल करें इसको। सर वो मेरा खुल ही नहीं रहा। वीपीएन तो ड्राइव ही नहीं खोल रहा। वो ड्राइव ही नहीं खोल रहा। आप खुद चेक कर लें। मुझे नहीं पता, मैंने तो गूगल पे डाल दिया है। सर वो तो ड्राइव ही और नहीं खोल रहा। ड्राइव का तो लिंक तो मैंने ऑल, द लिंक जो मैंने क्रिएट किया हुआ है वो तो सबके लिए सर किया वो है। लिंक सही है। वो अच्छा कोई अच्छा। सिक्योरिटी इशू डाल रहा है। अच्छा, सिक्योरिटी इशू आप डाल चेक रहा है। कर लें अभी। अच्छा चले, सही है। फिर एक और सॉफ्टवेयर है, एक और जगह है। आ, सर आप लिंक भेज दें उसका व्हाट्सएप पे। नहीं ना, किसका लिंक? सर वो सॉफ्टवेयर का ना जो आप नया बता रहे हैं अभी। नहीं ना, वो सॉफ्टवेयर नया MS लॉजिक लास्ट क्लास में मैंने किया था। तो मैं ऐसा करता हूँ, वी ट्रांसफर से जो है ना, मैं आपको ये दोबारा अपलोड कर देता हूँ वी ट्रांसफर पे। यहाँ से मैं इसको अपलोड करता हूँ, और यहाँ से मैं आपको लिंक जनरेट करके देता हूँ। वो एक हफ्ते तक शायद चलता है इसका लिंक ना। तो अगर आप लेट करेंगे तो फिर जो है नहीं हो सकेगा। ये क्या कर रहा है, करने ही नहीं दे रहा। आई ये सर एक्सेप्ट। यही मना कर रहा है। नहीं 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 नहीं, सही है। तो यहाँ से जो है इसको अपलोड करते हैं आपकी रिक्वेस्ट पे कि भाई ईमेल टू, ईमेल टू नहीं करना है, योर ईमेल तो ये सही है। ईमेल टू नहीं करना है भाई। ये आ गया मैसेज, हमारा इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है। अच्छा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे फाइल को, गेट ट्रांसफर लिंक, सेंड ईमेल ट्रांसफर, गेट ट्रांसफर लिंक। अच्छा, अब देखिए इंस्टॉलेशन में जाता हूँ मैं, और वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। कौन सा सॉफ्टवेयर था? ये लॉजिक्स प्रो। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ये आ गया, लॉजिक्स प्रो आ गया, डाउनलोड हो गया। 2 बार चला जाएगा शायद, 2 बार किया था।
गेट अ लिंक, ट्रांसफरिंग। तो यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करें, ये सॉफ्टवेयर सही है, सॉफ्टवेयर है, और इसको प्रैक्टिस करें प्लीज़। ये बहुत उछल कूद रहा है। चले भाई, यहाँ सर इसको से पकड़ ले। इसको नहीं पकड़ना भी, आप लोगों को पकड़ना है। ये लिंक मैंने दिया है आपको, इसको डाउनलोड करने की कोशिश करें अभी। ये आपको वी ट्रांसफर से जो ना, मैंने जो बड़ी फाइलें जो होती है ना, वो मैं आमतौर पे मैं वी ट्रांसफर से करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस है, तो ये शायद सर तो आपको फिर चल इसकी जाएगा। ड्यू डेट भी आप आगे ही कर दें। हाँ, ड्यू डेट आगे कर देंगे, दैट इज़ नॉट इश्यू। ड्यू डेट आपने कौन सी पहली वाली ड्यू डेट्स मीट की हैं? सर मैंने तो कर दी ड्यू डेट से पहले ही। अच्छा, सही है। तो ये अब जो है ना, जो मैंने कहा था ना मुझे बातें करनी है आपसे, वो ये मुझे बातें करनी है कि कहाँ गया, हाँ, कि ये असाइनमेंट्स के अंदर आप लोग सीरियस नहीं ले रहे हो। अगर मैं सीरियस हो गया ना, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा डेंट पड़ेगा, किसी का भी ये नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस बहुत ख़राब है। अच्छा, तो ये असाइनमेंट था हमारा, और किट असेंबलिंग वाला असाइनमेंट भी देख लें कितना था। किट असेंबलिंग वाला असाइनमेंट में भी जो कुछ लोगों ने कुछ काम किया ही नहीं है। ये लैब 8 आपके पास आ गई है, आप इसको फिलअप करके अपने पास इसको स्टोर कर लें, और हर लैब के सामने ये ज़रा लगाना, ये वाली चीज़ लगाना आपकी के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज आपकी लैब इवेल्युएट नहीं हो सकेगी। फाइनल में ये बहुत बड़ा काम आएगा मेरे ऊपर, कि सारी लैब्स एक साथ मुझे इवेल्युएट करनी होंगी और सबके ऊपर जो है ना चेकिंग करनी होगी। इसका भी एक पार्ट होगा आपके फाइनल के अंदर, मैनुअल सबमिशन। तो इसके ऊपर अभी से काम करना शुरू करें, और हर दफ़ा जो है ना प्रिंट आउट लेके इसको फ़ौरन से लगा के, फाइल लगा के अपने पास स्टोर करके रख लें, और हम इसको सबमिट करेंगे एंड ऑफ द सेमेस्टर। इसका मतलब है कि जब लोग आप लोग नॉर्मल कन्वेंशनल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज इट, आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। मैं ये गूगल मीट का जो है लिंक, जो रिकॉर्डिंग है वो मेरे 10-15 मिनट के अंदर मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, तो मैं इसको आज अपलोड करके जाऊंगा। सही है, आई एम हैंगिंग ऑन। सही है, कर दूं? सर हो गया डाउनलोड अब। हो गया सर। हो गया? अच्छा, जजाकल्ला तो सर। ये स्टॉप प्रेजेंटिंग मैंने कर दिया है। अब मैं जो है क्लास एंड कर रहा हूँ, किसी को सवाल है तो पूछ लो। सर अटेंडेंस। अटेंडेंस, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड पॉइंट, माशाल्लाह, थैंक यू भाई। कुछ रियल अटेंडेंस भी होनी चाहिए, और अटेंडेंस तो मैंने जो है आपकी लगाई नहीं है पिछली दफ़ा भी ना, कोई क्रिएट ही नहीं किया, फिर कुछ सेशन ही नहीं क्रिएट किया, बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार, खिंचाई हो जाएगी मेरी तो। आप समझ रहे हैं बात को? तो हमारी क्लास जो है कितने बजे भी स्टार्ट हो, ऑफिशियली हमने जो है ना बिल पूरा बनाना है इसका। मैं रोज़ यूनिवर्सिटी आ रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी से ही जो है काम कर रहा हूँ। कितने बजे ख़त्म होती है ये? 16:20 पे ख़त्म होती है, ठीक है। तो ये मैं ऐड कर देता हूँ, और ये इसमें से मुझे वो बता दें जो लोग छोड़ के चले गए हैं। सर सादान नहीं आते हैं, हम्म। और तौहीद नहीं आते हैं, और जुल्करनैन ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। जुल्करनैन का जो है मुझे बताएं नंबर। ये रहा, जुल्करनैन ऑब्सेंट हो गए। और तीसरा कौन बताया आपने? सादान और इबाद तौहीद। इबाद भी है सर। इबाद अफसार भी हैं। और कौन नहीं इबादत आता? था, सादान, तौहीद। तौहीद शान में से अब्बास। तौहीद का नंबर बताएं सर जरा इधर। राव, सर राव निशान। राहुल ईशान तो कभी नजर ही नहीं आया। तौहीद सर राव लास्ट है, में आएगा बिल्कुल। है। राहुल ईशान तो है ना, रेगुलर सर बच्चा, ये चलो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ, सर झूठ है बोल ये। रहे हैं। सर ये हाँ, झूठ है। 356 मजनू सर यही है। हाँ, अच्छा चलो, इसमें से बताओ ना, इसमें से किसका नंबर बता रहे थे, तौहीद का है? सर तौहीद बिल्कुल लास्ट में होगा, अब्दुल राफिज सुमरो के ऊपर नीचे होगा। ये तो इसको ऑप्शन कर दूं भाई? तौहीद प्रेजेंट है, एब्सेंट है? सर एब्सेंट है ये सर। एब्सेंट है, अच्छा, क्लास में सही, एब्सेंट है। हर क्लास में एब्सेंट है, बिल्कुल आउट हो गया है। यस सर, सर मोहम्मद शोएब, बाबर भी है सर। सर शोएब प्रेजेंट है। छः प्रेजेंट है तो ठीक है। मोहम्मद बाबर का है? वो भी नहीं आ रहे सर। अच्छा, तो बाबर का नंबर बताओ। ये रहा, मोहम्मद बाबर प्रेजेंट तो नहीं है?
चलें, और कोई नहीं आ नमस्कार रहा, और कोई नहीं आ रहा हो जो परमानेंट नहीं आ रहा उसका एब्सेंट कराओ। सर नहीं इबाद सर, बाकी सब इबाद अफसार इबाद ने कर दिया वो कर चेंज दिया। करवा लिया है, फील्ड चेंज करवा ली अपनी। हाँ वो करा दिया। तो ये आगे ना अब सर सारे हैं ना कभी तो आते हैं ना। जी सर। तो ये ठीक है। यस सर। सर उजैर सही नहीं है, सर उजैर नहीं आया आज। सर उजैर है। आज नहीं आया, आज नहीं आया, वैसे तो आता है ना। वैसे आता चलो ठीक है। है तो सर शाहजेब की बुकों वाली हरकतें खत्म नहीं होंगी। ठीक है, चलो भाई ये लिंक मिल गया, ये ज्यादा देर नहीं चलता, ये 10-12 दिन पता नहीं क्या, शायद ये तो एक आध हफ्ते रहेगा बस। इसको डाउनलोड कर लेना। सर तो सर ये हसन आलम, सर हसन आलम। हसन हसन को क्या करें। हसन आलम प्रेजेंट है सर। चलो ठीक है। तो यार ये सर रहा ये सर, तो सकते सर। चलो सही है, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ भाई, मुझे सही है, ठीक है। अरे माँ ओके सही सर, अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज़। ओके सर, खुदा हाफिज। सर अल्लाह हाफिज सर। बाबा जी सियालकोट। सर बिरयानी, सर बिरयानी सर। बाबा जी बाबा से जी सियालकोट। सर गए, सर चले गए। उमर। वो मेरी आवाज आ रही है। नहीं ए, नहीं यार एलसी की लैब के बारे में को बता दो। राव राव तस्वीर खींची राव। राव कैमरा ऑफ करो। राव तेरे कहाँ खोला हुआ राव। What the fuck is this? अरे भाई, बाबा जी कहाँ गया? हाँ बोल। उमर, उमर, हाँ हाँ। उमर हाथ हिला दो। हेलो, उमर, वो काले यार को मेरी बात सुनो। बोलो। यार मेरी बात सुनो, ये कौन सा असाइनमेंट करना है अभी फर्स्ट शॉप का? यार ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उसका वो बनाना है, सर्किट बनाना है जो सर ने बोला। डेट झूठ एक्सपेंड। बोल रहा है। अबे लास्ट क्लास में जो सर्किट बना रहे थे ना, जो लंबी कर रहे थे, वही बनाना है। वो वही बनाना है। हामिद यार हाँ मेरा भाई। हामिद यार, ये कसम से तू ही तो हमें चाहिए, आजा हवेली पे। हामिद हामिद दोबारा अपनी, हामिद तूने इतनी इतनी तस्वीर लगाई हुई है, अल्लाह। हमें 20 मिनट सिर्फ, हमिद 20 मिनट। हामिद, हामिद तुझ जैसे बच्चे है ना, मदरसे में जब जाते हैं ना तो वो कारी साहब बड़े खुश होते हैं। ओवर टाइम लगाते हैं कारी साहब। और टाइम लगाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस। तुझे बड़ा पता है शाहजेब है। तुम्हें बड़ा पता है, मैं भी यही कहने वाला था। एक्सपीरियंस है बंदे को भाई। आखिरी का टोपियां देख के कार साहब ने भूत पढ़ाया है। मदरसे की बिरयानी तो बहुत याद आती है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। हलवा बहुत मदरसे। कारी साहब खुद हाथ से शान खिलाते शान थे इसको। कार साहब बोलते थे बेटा नहीं दिया, शांत होता है। जी जी बोले बोले। हाँ, सैटरडे का क्या सीन है, कहीं चलना है क्या? अरे हाँ भाई आप चल रहे। बुलाओ, कहाँ कारी है? साहब जाएगा शान के पास। सैटरडे किधर? शान बोल रहा था चलो कहीं जाने का। सैटरडे को कहीं शान बोल रहा था जाने का। मैं कब शान बोल रहा के था? घर पहुंचो फिर। हसन भाई बोल रहे हैं चलो। मैंने बोला हसन भाई को बोलो चलते हैं भाई, हसन बेटा भाई। पहले पहले नशे से उतर जाओ, उसके बाद बात करो। अरे यार शराबी तुझे तुम। देख के नशा चढ़ता है, मुझे क्या कर भाई इतना थोड़ा सा खूबसूरत। ना हंसी करो ना वो। यार ये रिकॉर्डेड हो रहा है, पता है तुम लोगों को? मगर तो तो बाबा क्या जी हो गया? कोई मसला है? हैं? मसला है रिकॉर्डिंग में किसी लगी को? हुई है। इमाद क्या हुआ? हाँ ले ली ले ली यार ले ली ले ली। हाँ, सबके अटेंडेंस ले लिए, तुम्हारी भी ले लिए। हमारी एब्सेंट लगा दी सर ने। हसन भाई क्यों? किसकी? तुमने बोला ही नहीं, तुमने सर ने बोला था उसामा, तो वो तो बोला ही नहीं पहले। राव की तो 2 बार लिए सर ने। भाई क्या करे, चीज ही ऐसी है ना। सही बताओ वरना फिर मैं सर को मैसेज कर। अरे नहीं ले नहीं ली सर। भाई, सर ने सबकी ली है। सर ने सबकी ली है आज। सर सबकी सर ने सबकी ले ली। शाहजेब। यार लैब 7 और 8 करा दो कोई। यार बस लास्ट टास्क रह गया, वही करा दो यार, कोई किसी का हो गया तो। हामिद हामिद अबे सालो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसको। हाँ हाँ होने दो। हाँ तो हम कौन सा कुछ बोल रहे हैं भाई, पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। क्या हो? हामिद यार बोलो। लैब 7 और 8 हामिद करा चले दो गया। यार। लास्ट अच्छा टास्क, फिर आ गया हामिद। आखिरी टास्क करा दो यार। लैब 7 और 8 वो उसकी एलसीए की है। हाँ हाँ और किसकी? अबे रुक 2 मिनट खोल लेने देख लें तुझे है क्या। अबे उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही, इतना आसान तो था वो। यार वो जो लैब 8 है ना,
उसके अंदर हम्म वो देखो। रुको 2 मिनट देखने दो। अभी सुपरपोजिशन थ्योरम वेरीफाई हो तो रहा है इसमें। इसमें क्या है? क्या आ रहा है तुम्हारा? मेरे आंसर सब सेम आ रहे हैं, जो मेजर्ड है वही कैलकुलेट भी आ रही है, कैलकुलेटेड। 5 और 4 रेजिस्टेंस की निकाली है ना? हाँ यार ये कौन मैं चाहता ये इमाद भाई है, इमाद भाई। ईमानदार अपना बंदा। क्या हुआ?